हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 8 साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 4। ये सेट 4 का पार्ट 2 है, जहाँ पे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी ये सारा पोर्शन जो है वो कंप्लीट किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक्स मिलते हैं वहाँ पे प्लेलिस्ट के लिंक्स रहते हैं। तो आपको जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टडी करना है उसके प्लेलिस्ट को आप क्लिक करेंगे, उसके लिंक को। एंड जैसे साइंस का प्लेलिस्ट या मैथ्स का प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे तो स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा और नीचे में आपको वो वीडियोस मिलेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर के। और अगर आप कोई सोशल साइंस या फिर मान लीजिए हिंदी के प्लेलिस्ट ओपन कर रहे हैं, हिंदी में भी आपको नीचे मिलेगा। सोशल साइंस का प्लेलिस्ट सेपरेट है, उसमें सिर्फ मॉडल के ही पेपर्स हैं, तो आप उनको स्टडी कर सकते हो। मैथ्स एंड साइंस में क्योंकि आपको लेसन के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस भी हैं, तो वो प्लेलिस्ट में ऊपर की तरफ है, आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें पूछा है व्हाट आर द मेजर्स टेकन अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो कि एक डिजीज़ है, इसके प्रिवेंशन के लिए कौन से मेजर्स लिए जाते हैं, ये आपसे पूछा है। क्योंकि लॉन्ग आंसर है इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी आंसर लिखना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में। थोड़ा सा आंसर लेंदी रहेगा लेकिन इजी है, तो इसको आप याद कर लेना। अब ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो मेजर्स लिए जाते हैं उसके प्रिवेंशन के लिए, वो फर्स्ट है कि जो सिक पर्सन है ना, उसको इनफ रेस्ट, प्रॉपर फूड और बॉइल्ड वाटर का ज़रूरत है। मतलब वो ठीक से रेस्ट करे, फूड प्रॉपरली ले और वाटर जो है वो बॉइल्ड ही कंज्यूम करे। देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट है सेव द फूड फ्रॉम फ्लाइज एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फेसेस ऑफ द सिक पर्सन। तो जो सिक पर्सन है उसके फूड को हमेशा फ्लाइस से दूर रखें, ताकि फ्लाइस उसके फूड पे बैठ के फिर दूसरे के फूड में बैठेगी तो दूसरे लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। साथ ही में उसके जो फीसेस होंगे, मतलब उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, वो भी प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए, ताकि हेल्दी पर्सन्स उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आए। देन थर्ड दिया है यूज़ द आर्टिकल्स यूज्ड बाय द सिक पर्सन आफ्टर क्लीनिंग देम इन डेटॉल एंड ड्राइंग देम इन सनलाइट। यानी कि वो सारे आर्टिकल्स जिसको कि सिक पर्सन यूज़ कर रहा है ना, उसको फिर प्रॉपरली डिटॉल के हेल्प से क्लीन करें या फिर उनको सनलाइट में रख करके काफ़ी देर तक ड्राई करें, ताकि उनके जो भी जर्म्स हैं वो सारे वहाँ पे किल हो जाए और उसके बाद आप उसको यूज़ करो। देन स्पिट, वॉमिट एक्सेट्रा of the sick person must be covered with ash or limestone and buried far away। यानी कि जो भी सिक पर्सन है, अगर उसको वॉमिट होता है, अगर वो कहीं पे स्पिट करता है, तो ये सारी चीज़ों को ऐश से कवर करके या फिर लाइमस्टोन से कवर करके और प्रॉपरली उसको बहुत दूर में जा करके बरी करके आए, मतलब उसको वहाँ पे मतलब मिट्टी के अंदर आप डाल करके आओ। देन फिफ्थ क्वेश्चन दिया है गिव द सिक पर्सन टीपीबी वैक्सीन दैट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर 3 ईयर्स। तो ये एक वैक्सीन है जो कि दिया जाता है सिक पर्सन को, जिससे उसको ट्यूबरक्लोसिस से 3 ईयर्स का जो है इम्यूनिटी मिल जाता है। देन यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ डिजीज़। तो डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा बीसीजी वैक्सीन जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगता है, तो ये उनको देना चाहिए। ये सारे हो गए। अब इसमें बी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है उसका 2 पार्ट है, ए और बी। तो बी में पूछा है सिम्टम्स ऑफ रेबीज। रेबीज के क्या सिम्टम है? सबसे फर्स्ट सिम्टम आप एकदम याद रखना, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया यानी कि उसको वाटर से फियर होगा। उसके बाद ये मतलब एक डिफरेंशिएट करता है ना इसको बाकी चीज़ों से, इसलिए दिया है। तो हाइड्रोफोबिया, रेबीज़ जब होता है किसी को भी ना, तो उनको वाटर से डर लगता है। सेकंड थिंग है हाई फीवर, हेडेक और अनईजीनेस। मतलब फीवर बहुत ज़्यादा है और हेडेक भी है, तो ऑब्वियसली अनईजी तो फील होगा ही। देन थ्रोट में ब्लॉकेज हो जाता है, और जो साउंड है ना, जो इंसान मतलब जैसे बोलता है तो वो साउंड उसका लो प्रोड्यूस होगा, धीरे धीरे बोल पाएगा। उसके जो नर्व सेल्स होते हैं वो बर्स्ट हो सकते हैं, और इवन उसको पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं रेबीज़ के। देन इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे दिया है और करके ऑप्शन, क्योंकि 15 क्वेश्चन हम लोग को पता ही है कि उसमें ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है स्केच ऑफ ह्यूमन फार्मिंग टूल्स, जैसे कि ट्रेडिशनल प्लफ, सिंपल सीड ड्रॉपर और हैरो। ये 3 चीज़ का डायग्राम बनाने बोला है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेडिशनल प्लफ का डायग्राम, ये तो ईजी है, आप बना सकते हो। उसके बाद में सिंपल सीड ड्रॉपर, तो ये वाला डायग्राम भी आपके बुक में ही दिया था, तो ये सिंपल वाला है, इसको भी बना सकते हो। और थर्ड क्या बोला है? हैरो। हैरो का डायग्राम ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, लेकिन इसको भी बनाया जा सकता है। ये सारा कुछ आपके बुक में ही दिया है।
एंड ये फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाला जो लेसन था चैप्टर 13, उसमें आपको मिल जाएगा ये सारा ही डायग्राम, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, या फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें डेटा है और ग्राफ भी दिया है ऑफ द रेशियो ऑफ एज ग्रोथ एंड प्रेडिक्टेड हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन इज गिवन। तो ये ग्राफ है जहाँ पे एज ग्रुप दिया है और बॉयज़ और गर्ल्स का हाइट दिया हुआ है, ठीक है। ड्रॉ द सेम ग्राफ इन योर कॉपी एंड राइट कंक्लूजन obtained बाय द ग्राफ। तो आपको ये बोला है कि यहाँ ये जो ग्राफ बना है इसको आपको ड्रॉ करना है आपके नोट्स में, और उसके बाद उससे जो कंक्लूजन आ रहा है उसको लिखना है। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली रीड करेंगे कि पहले आपको इस ग्राफ पेपर को बनाना है। तो मतलब ये ग्राफ जो है वो आपको अपने कॉपी में बनाना है पहले, तो पहले इस ग्राफ को बनाएंगे उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है कंक्लूजन ऑब्टेन्ड बाय द टेबल एंड ग्राफ is that height of boys and girls increases uniformly from 0 to 4 years। तो 0 ईयर से लेकर के 4 ईयर्स तक इस एरिया में हम लोग ईयर बनाए हैं और यहाँ पे हम लोग हाइट बनाए हैं। तो 0 से 4 ईयर तक आप देखोगे कि कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के हाइट में। और इसके अलावा बिटवीन ईयर 8 to 12 ईयर द हाइट ऑफ गर्ल्स इंक्रीजेस मोर एंड हाइट ऑफ बॉयज़ इंक्रीजेस कंपैरेटिवली लेस देन द गर्ल्स। अप टिल 16 ईयर्स वेट हाइट ऑफ बोथ बिकम्स नियरली सेम। तो जब हम लोग 16 ईयर्स पे आते हैं तो वहाँ आकर के हाइट जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो जा रहा है दोनों के लिए। एंड 8 से 12 ईयर्स तक आपको दिखेगा कि जो हाइट ऑफ गर्ल्स है वो ज़्यादा बढ़ रहा है इन कंपैरिजन टू हाइट ऑफ बॉयज़। तो वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 8 से 16 तक के लिए कि कंपैरिजन आप देख सकते हो कैसा है सबका। लेकिन लास्ट में जब हम लोग आएंगे 16 पे तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम हो गया है यहाँ पास, ठीक। तो ये इतना हो गया यहाँ तक ग्राफ से कंक्लूजन। देन आफ्टर हाइट ऑफ बॉयज़ इंक्रीजेस मोर एंड दैट ऑफ गर्ल्स इंक्रीजेस लेस, यानी कि 16 ईयर्स के बाद में जो बॉयज़ का हाइट है वो ज़्यादा बढ़ रहा है और गर्ल्स का हाइट जो है वो कम बढ़ रहा है। तो ये इतना कंक्लूजन हुआ इस ग्राफ का। तो पहले ग्राफ को बनाएंगे एंड उसके बाद कंक्लूजन्स लिखेंगे। देन यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वाई इज़ डाइट प्लान नेसेसरी फॉर टीनेजर्स। टीनेजर्स के लिए डाइट प्लान नेसेसरी क्यों है। तो टीनेजर्स ये एक ऐसा एज ग्रुप होता है जहाँ पे फास्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा होता है बॉडी का, इसलिए उनके लिए नेसेसरी होता है कि वो लोग प्रॉपर डाइट प्लान ले। ये काफ़ी शॉर्ट आंसर दिया है, इसको इलोंगेट कर सकते हैं आपके बुक में, इससे बेटर आंसर आपको मिलेगा। देन उसके बाद में बी नंबर दिया है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एक्ने एंड पिंपल्स एक्सेट्रा ऑन द फेस ऑफ यंग वंस। तो जो भी यंग पीपल होते हैं जैसे कि जो एडोलेसेंस के एज में जा रहे होते हैं उनके फेस पे बहुत सारे एक्नेस और पिंपल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो उसका क्या रीज़न है। तो एडोलेसेंस में जो स्वेट ग्लैंड होते हैं और जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं उनका जो सेक्रीशन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब बॉडी में ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा आपकी स्किन का और एक्ने और पिंपल जो है वो ईज़िली डेवलप होने लगेंगे फेस पे। तो ये रीज़न है इसका। देन उसके बाद आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। यहाँ पे दिया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वुड चारकोल और लैम्प ब्लैक, ये दोनों पे आपको लिखना है इन दोनों के बारे में। तो वुड चारकोल के बारे में भी और लैम्प ब्लैक के बारे में भी, कैसे बनाया जाता है दोनों चीज़, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है। ये हम लोग लेसन के एक्सप्लेनेशन में भी पढ़े थे। तो पहले जैसे यहाँ पे दिया है वुड चारकोल। वुड चारकोल क्या है, तो आपको क्या करना है, पेंसिल शेविंग्स लेने हैं और उसके बाद उनको बॉईल करना है एक क्लोज कंटेनर में, मतलब कॉर्क के हेल्प से आप जैसे ये टेस्ट ट्यूब लिए, इसके अंदर पेंसिल शेविंग्स डाले और कॉर्क लगा के उसको क्या किए, बंद कर दिए। बंद कर देने का मतलब है कि आपको एयर के एब्सेंस में इसको बर्न करना है। बर्न करेंगे इस बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, हीट करना है इस टेस्ट ट्यूब को कैंडल या फिर बर्नर पे। तो एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, मतलब नॉर्मल एक टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें हम लोग शेविंग्स डाले, उसको कॉर्क से कवर किए और उसको हीट करना स्टार्ट किए नीचे से। अब जो बनेगा यहाँ पे वो बनेगा वुड चारकोल, क्योंकि एयर के एब्सेंस में हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लैम्प ब्लैक कैसे बनाया जाता है। प्रॉपर लेबल डायग्राम बनाओगे ना इसमें, लेबलिंग मतलब ये सारी चीज़ें एंड इसके अलावा डायग्राम के नीचे हमेशा उसका नेम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिगर ये है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूर मेंशन करना। देन आते हैं बी क्वेश्चन, लैम्प ब्लैक या फिर काजल जो है वो कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेना है और एक मड का लैम्प लेना है। कोई भी एक लैम्प लिए, वो मड का होना चाहिए, मिट्टी का दिया, और उसमें हम लोग मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। उसके बाद एक कॉटन विक को इसके अंदर डिप कर देंगे इस मस्टर्ड ऑयल में, और उसके बाद
इसको बर्न कर देंगे, इस विक को, मतलब जो बत्ती हम लोग डाले कॉटन का उसको हम लोग बर्न करेंगे। जैसे बर्न करेंगे ना तो यहाँ से स्मोक जो निकलेगा उसको कलेक्ट करते जाना है हम लोग को ग्लास स्लाइड के ऊपर, मतलब कोई भी एक कवर लेकर के उसके ऊपर इसका स्मोक जो निकल रहा है वो कलेक्ट करना है। और ये जो स्मोक जाके जहाँ पे जमेगा ना तो वो ब्लैक कलर का एक लेयर डिपॉजिट होते जाएगा, इसी को ही लैम्प ब्लैक या फिर काजल बोलते हैं। तो ये हो गया, इसके लिए भी दिया है, यहाँ पे लेबल किया हुआ है और नीचे फिगर क्या है वो मेंशन्ड है। तो ये इतना काम आपको करना ही करना है। देन यहाँ पे और करके दूसरा क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्या क्या कॉजेज हैं। कॉजेज नहीं, फिर से ये टाइपिंग मिस्टेक है, कॉजेज नहीं यूजेस पूछ रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्या क्या यूजेस हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो पहला होगा ब्रिज और ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, उनको प्रिवेंट किया जाता है रस्ट से। कैसे प्रिवेंट करते हैं, तो उनके ऊपर एक लेयर लगा देते हैं जिंक का, मतलब आयरन का बना हुआ होता है ना ब्रिज या फिर ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, तो उसके ऊपर जिंक का कोटिंग लगा देते हैं जिसकी वजह से जिंक जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आयरन बच जाएगा। देन जो आयरन बॉक्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं फूड मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए, तो वो भी इलेक्ट्रोप्लेटेड रहता है। ये सारा जो आयरन बॉक्स है इसके ऊपर टिन का कोटिंग रहता है ताकि जो फूड मटेरियल्स हैं वो आयरन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आए और रिएक्ट ना करें। थर्ड दिया है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हेल्प से प्योर मेटल्स को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द मेटल ओर, तो ओर में से मेटल निकालना जो है वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू हो रहा है। देन बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑर्नामेंट्स आर मेड, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि जो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, तो कोई भी चीप मेटल लेंगे, जैसे कि मान लो कॉपर लिए और उसके ऊपर उसका मतलब पूरा ऑर्नामेंट बना के उसके ऊपर गोल्ड या फिर सिल्वर का बस एक लेयर जो है वो चढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हेल्प से ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं। देन यहीं पे ही आपको और करके ऑप्शन दिया था, मतलब सॉरी, और वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लफिंग, प्लफिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हम लेसन के एक्सप्लेनेशन में पढ़े थे कि प्लफिंग से क्या होता है। पहला चीज़ तो ये कि सॉइल जो है वो लूज़ हो जाता है और प्रॉपर एरेशन जो है वो बढ़ जाता है, मतलब एयर स्पेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है उसके अंदर, जिसकी वजह से उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये पहला बेनिफिट हो गया प्लफिंग का। सेकेंड है डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट एंड कैटरपिलर्स कम आउट एंड गेट डिस्ट्रॉयड इन द सन, यानी कि वो सारे ही इंसेक्ट्स जो कि उस सॉइल के अंदर प्रेजेंट थे या फिर कैटरपिलर्स जो उसके अंदर प्रेजेंट थे जो कि आगे जा कर के क्रॉप्स के लिए हार्मफुल हो सकते थे, वो सारे क्या होंगे, जो एक्सपोज हो जाएंगे, मतलब बाहर आ जाएंगे और सनलाइट की वजह से वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देन थर्ड यहाँ पे दिया है क्रॉप रेसिड्यूज मिक्स विद द सॉइल एंड एक्ट एज मैन्योर, यानी कि उस सॉइल पे पहले जो भी क्रॉप लगा हुआ था उसके हार्वेस्टिंग के बाद उसका कुछ कुछ रेसिड्यू जो है वो सॉइल में बच गया होगा, तो वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा सॉइल के साथ और मैन्योर का काम करेगा। देन मैनुअर्स एंड फर्टिलाइजर्स अप्लाइड अर्लियर आर स्प्रेड इवनली, तो प्लफिंग के टाइम पे ही मैनुअर्स एंड फर्टिलाइजर्स भी ऐड कर दिए जाते हैं, जो कि क्या होगा, इवनली स्प्रेड हो जाएगा पूरे के पूरे सॉइल में और उसके फर्टिलिटी को वो इन्हांस कर देगा या इंक्रीज कर देगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं प्लफिंग के। यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका सेट 4, दोनों ही पार्ट। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट आपको फिलहाल स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो आप इनमें से जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उसको क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, एंड इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस देन जॉइन द टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।